हम सब नदी के द्वीप हैं। द्वीप से द्वीप तक सेतु है। सेतु दोनों ओर से पैरों के नीचे रौंदा जाता है, फिर भी वो दोनों को मिलाता है, एक करता है। अज्ञे के उपन्यास की सबसे महत्वपूर्ण बात यही रही कि अज्ञे ने हमेशा व्यक्ति को केंद्र में रखकर लिखा। अज्ञे ने कहा कि दुख सबको मांझता है और चाहे वह खुद लोगों को मुक्ति देना न जाने, लेकिन जिसको मांझता है उसे सीख देता है कि सबको मुक्त रखे। क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि आप एक विशाल बहती हुई नदी के द्वीप पर खड़े हैं और पानी आपको प्रभावित तो कर रहा है, लेकिन आपकी एक अलग पहचान बनी हुई है? जी हाँ, हम बात कर रहे हैं अज्ञे के प्रसिद्ध उपन्यास नदी के द्वीप की, जिसके बारे में ओशो ने कहा कि ये ध्यान करने वालों की किताब है। ये योगियों का उपन्यास है और हिंदी साहित्य का रत्न है। ये उपन्यास हमें सोचने पर मजबूर करता है कि हम समाज में खड़े कहाँ हैं, और यही कारण है जो इसे आज भी रेलेवेंट बनाता है। और आज भी जो युवा इसे पढ़ता है वो इसकी कहानी से जुड़ जाता है। नदी के द्वीप का पहला प्रकाशन 1951 में हुआ। इसके प्राक कथन में अज्ञे जी ने लिखा, नदी के द्वीप की भूमिका नहीं है, इसलिए नहीं कि मैंने सीख लिया उपन्यास में उपन्यासकार को जो कहना है वह उपन्यास से ही प्राप्य होना चाहिए। न सिर्फ प्राप्य होना चाहिए बल्कि उपन्यास से ही प्राप्त हो सकता है। अगर वह अर्थ प्राप्त नहीं होता तो उपन्यासकार ने कहा ही नहीं। अज्ञे की लेखनी की एक विशेषता यह भी है कि इसे आप सरसरी निगाहों से पढ़ने की हिमाकत नहीं कर सकते। इसके लिए आपको गहराई में उतरना पड़ेगा और बौद्धिकता का विकास करना पड़ेगा। नदी के द्वीप उपन्यास 4 प्रमुख पात्रों के इर्द गिर्द घूमता है। ये है भुवन, गौरा, रेखा और चंद्रमाधव। ये चारों मुख्य पात्र पढ़े लिखे मध्यम वर्गीय वातावरण से आते हैं और एक दूसरे से बड़े ही अजब ढंग से जुड़े हैं। कहानी का केंद्र यह भी है कि यहाँ एक लव ट्रायंगल दिखाया गया है। इसमें गौरा और रेखा दोनों भुवन से प्रेम करती है। भुवन एक उभरता वैज्ञानिक है जो कॉस्मिक रेज पर स्टडी कर रहा है और वो गौरा को बचपन से जानता है। गौरा परंपरागत मूल्यों का प्रतीक है, जबकि रेखा से उसकी मुलाकात चंद्रमाधव के माध्यम से होती है। रेखा आधुनिक और स्वतंत्र महिला है जिसे देखकर भुवन आकर्षित हो जाता है। रेखा खुद भुवन की इंटेलिजेंसी को देखकर उससे अट्रैक्ट हो जाती है और दोनों के बीच एक भावनात्मक रिश्ता बनने लगता है। यह देखकर चंद्रमाधव को जलन होने लगती है और वो दोनों के रिश्ते के बीच में गलतफहमियां पैदा करने की कोशिश करता है, जिससे भुवन और रेखा के रिश्ते के बीच में दरार आने लगती है। गौरा इन सब के बीच में अपनी भावनाएं दबाए रखती है, लेकिन वो भुवन को बेहद चाहती है। भुवन अपने व्यक्तिगत जीवन के बीच फंस जाता है। उपन्यास में हेमेंद्र और डॉक्टर रमेश चंद्र जैसे पात्र भी हैं जो भुवन के दोस्त और मार्गदर्शक दोनों हैं। जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है, भुवन एक गहरे आत्मचिंतन में डूब जाता है। वो समझने की कोशिश करता है कि उसका अस्तित्व क्या है, और अज्ञे के उपन्यास की एक खूबसूरती भी रही है कि वे मनुष्य के अंदर एक चिंतन पैदा करते हैं ताकि वो अपना अस्तित्व खोजे। यहाँ भुवन भी वही काम कर रहा है। वो जानने की कोशिश कर रहा है कि उसका रास्ता क्या है, वह कौन है और उसे जाना कहाँ है। उपन्यास में एक दिलचस्प किस्सा है जिसने मेरे हृदय को छुआ। एक बार गौरा पत्र के माध्यम से भुवन से अपने आगामी जीवन के बारे में मार्गदर्शन चाहती है, और भुवन कितनी सुंदर बात लिखता है। गौरा, कोई किसी के जीवन का निर्देशन करे यह मैं सदा से गलत मानते आया हूँ। तुम जानती हो, दिशा निर्देशन भीतर का आलोक ही कर सकता है। वही स्वाधीन नैतिक जीवन है, बाकी सब गुलामी है। दूसरे यही कर सकते हैं कि उस आलोक को आधुनिक द्युतिमान बनाने में भरसक सहायता दे। वही मैंने जब तब करना चाहा है और उस प्रयत्न में स्वयं भी आलोक पा सका हूँ। यह मैं कह ही चुका हूँ। तुम्हारे भीतर स्वयं तीव्र संवेदना के साथ मानो एक बोध भी रहा है जो नीति का मूल है। तुम्हें मैं क्या निर्देश देता। बात थोड़ी गहरी है लेकिन दार्शनिक। इस उपन्यास में अज्ञे ने कई महत्वपूर्ण पहलुओं को उजागर किया है। पहला, उन्होंने व्यक्ति और समाज के बीच के संबंध को मनोवैज्ञानिक और दार्शनिक ढंग से प्रस्तुत करने का प्रयास किया। उन्होंने बताया कि व्यक्ति समाज का अंग है। वह समाज में रहते हुए भी अपनी अलग इंडिविजुअलिटी बनाए रखने की कोशिश करता है, और कैसे समाज व्यक्ति को प्रभावित करने की कोशिश करता है। दूसरा, अज्ञे की लेखनी की सबसे अलग बात यह है कि यहाँ अस्तित्व संकट को हमेशा केंद्र में रखा गया है।
चाहे वह शेखर एक जीवनी की बात हो या अपने अपने अजनबी की या फिर नदी के द्वीप की। इस उपन्यास में भी लेखक ने यही उजागर करने का प्रयत्न किया है कि कैसे हर पात्र अपने अस्तित्व को खोज रहा है, अपने जीवन का उद्देश्य तलाश रहा है और इसी के बीच संघर्ष से जूझ रहा है। तीसरा पहलू है स्वतंत्रता और बंधन। आज्ञे ने एक अजीब सी कश्मकश दिखाई है कि व्यक्ति स्वतंत्र रहना चाहता है लेकिन सामाजिकता उसे बांधने की कोशिश करती है। चौथा और सबसे जरूरी, प्रेम और अलगाव। यह भी आज्ञे के उपन्यासों का केंद्र बिंदु रहा है और इस उपन्यास में भी उन्होंने चारों पात्रों के मध्य यह पहलू दिखाया है। हालांकि कुछ आलोचकों का मानना है कि उपन्यास की भाषा और दार्शनिक गहराई इसे पाठकों के लिए कठिन बनाती है, लेकिन यह लेखनी की ताकत है कि आपको सतही पढ़ने की अनुमति नहीं देती, बल्कि गहरे चिंतन में उतरने के लिए प्रेरित करती है। दोस्तों, नदी के द्वीप एक उपन्यास नहीं है, यह एक यात्रा है जो हमें हमारे अस्तित्व से रूबरू कराती है। इस उपन्यास में आज्ञे ने उन सभी को ध्यान में रखा है जो समाज के प्रवाह में अपनी पहचान खोजने की कोशिश कर रहे हैं। यह किताब न केवल सोचने पर मजबूर करती है, बल्कि मस्तिष्क में एक चिंतन भी पैदा करती है। तो आज ही नदी के द्वीप उठाइए, इसके पन्नों में खो जाइए और देखिए कहीं भुवन, रेखा, गौरा या चंद्रमाधव आप ही तो नहीं। तो अब आपकी बारी है। अगर आपने ये उपन्यास पढ़ा है तो कमेंट बॉक्स में बताइए कि इसका सबसे अच्छा हिस्सा आपको कौन सा लगा, और अगर नहीं पढ़ा है तो बताइए कि आप इसे कब पढ़ने वाले हैं। बाकी आपको बुक रिव्यू कैसा लगा? अगर वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने साहित्य प्रेमी दोस्तों के साथ शेयर करें। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, फिर मिलेंगे एक और बुक के साथ।